नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बात करते हैं आज सैलाब में डूबे नेपाल की और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आपको दिखाते हैं तबाही की कुछ तस्वीरें जो देखकर आप थोड़े से डर जाएंगे। देखिए, नेपाल में तबाही मची हुई है और इस वक्त उसकी चीख पुकार पूरी दुनिया सुन रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नेपाल में बाढ़ के कहर की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। दूसरी तस्वीर तबाही का डरावना मंजर, किस तरीके से नदियां उफान पर हैं और सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। तीसरी तस्वीर, बाढ़ आई और कई गांव उसकी चपेट में आ गए, कई घर, कई गाड़ियां सब तेज बहाव में बहती चली गई। और चौथी तस्वीर, अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल किस तरीके से नेपाल में भारी बाढ़ आई, उसके बाद क्या कुछ त्राहिमाम नेपाल में देखने को मिला है और जिसकी चीख पुकार पूरी दुनिया सुन रही है। तबाही का जो मंजर बीते दिन देखने को मिला है उसने सभी की रूह को झंझोर कर रख दिया है। स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस खौफनाक और असहनीय दर्द का हिसाब जो नेपाल के लोग इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वही देखिए, नेपाल में जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिला है, जिस तरीके से कुदरत के कहर ने तबाही मचाई है और उसे देखकर हर कोई डर गया है, सहम गया है। चीन से सटा नेपाल जिस तरीके से बाढ़ की चपेट में आया है, बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला है। भोटे कोशी नदी जो अचानक अपना रौद्र रूप लेती है और पानी के साथ सब कुछ बहा कर ले जाती है। पानी के साथ मलबा और जो चट्टान आता है, वहां पर घर, गाड़ियां, इमारतें सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। और ये दृश्य देखकर हर कोई डर जाता है, सहम जाता है। और नेपाल के लोग जिस त्राहिमाम में इस समय हैं, जिस आपदा में इस समय हैं, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। कई पुल, मकान, पावर प्रोजेक्ट बाढ़ की चपेट में आ गए। ताजा जानकारी के मुताबिक इस विनाशकारी फ्लैश फ्लड में कम से कम 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की संख्या अभी और बढ़ सकती है और इसमें विदेशी पर्यटक शामिल हैं, तीर्थ यात्री शामिल हैं, इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। खास तौर पर कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। लेकिन सवाल सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत के मैदानी इलाकों में भी प्रवेश करती हैं। बोटेकोशी त्रिशूली नदी लगातार उत्तर भारत में भी एंटर करती है, उससे भी गुजरती है। तो लोगों के लिए अब यूपी और बिहार के लोगों के लिए चिंता यहां बढ़ती नजर आ रही है। गंडक और नारायणी नदी भी अब उफान पर नजर आ रही है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन एक्टिव मोड पर आ चुका है, अलर्ट मोड पर आ चुका है। महाराजगंज और कुशीनगर समेत सीमावर्ती इलाकों में नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, जिस पर अब नजर रखी जा रही है। बिहार के गंडक नदी से जुड़े पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे जिलों में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि फिलहाल उत्तर प्रदेश में किसी भी बड़े खतरे जैसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक घबराने जैसी स्थिति नहीं है। नेपाल की तरफ जल स्तर में अब कमी दर्ज की गई है, लेकिन अगले 24 घंटे से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर कहीं मलबा और पानी का अस्थायी अवरोध टूटता है तो दोबारा अचानक तेज बाढ़ आने का खतरा पैदा होता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहां क्या खड़ा होता है, आखिर नेपाल में ये बाढ़ कैसे आई? तो शुरुआती जांच संकेत दे रहे हैं कि असामान्य मॉनसूनी बाढ़ नहीं है ये हिमालय इलाके में बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के खिसकने से नदी में अचानक मलबा जम जाता है, जिसके बाद पानी और मलबे की रफ्तार अचानक से बढ़ती है और फ्लैश फ्लड के रूप में नीचे इलाकों पर आ जाता है, जो नदी का पानी जमा हुआ होता है। शुरुआती रिपोर्ट में भूकंपीय गतिविधि भी बताई जा रही है और ग्लेशियर के हिस्से के टूटने की संभावना भी यहां जताई जा रही है। तो कई बड़ी संभावना यहां सामने आ रही है, जिसके चलते जो कल तस्वीरें नेपाल की सामने आई है, बाढ़ की सामने आई है, किस वजह से ये आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा जिसने नेपाल को चपेट में ले लिया, किस कारणों के चलते हुआ, कई बड़े कारण यहां पे संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं।
चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या पूरी स्थिति नेपाल में बनी, किस तरीके से जो घटना हुई है वो घटी है और किन कारणों के चलते ये घटना हुई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं नेपाल में बाढ़ से तबाही। तो तिब्बत से आई अचानक बाढ़ से भारी तबाही मची है। तिब्बत से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरी नेपाल के भोटेकोशी नदी में अचानक से बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है, जबकि उस समय कोई भी बारिश नहीं हो रही थी। नदी का अचानक जल स्तर बढ़ता है और नदी का पानी भर भरा कर निचले इलाकों में आ जाता है। 42 किलोमीटर लंबा हाईवे बह जाता है इस जल स्तर से। जिस तरीके से जल प्रवाह आया था नेपाल में, कई मकान, दुकान, इमारतें, पुल सब कुछ बह गए। नेपाल का चीन से संपर्क भी टूट गया है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी बह चुका है। तो देखिए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या त्राहिमाम स्थिति बनी हुई थी नेपाल में कल। करीब 15 हाइड्रो पावर परियोजनाएं इससे प्रभावित हुई हैं। यातायात प्रभावित हुआ है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी जारी है, जिनके लिए तलाशी अभियान जारी है। गंडक नदी में अचानक बाढ़ आने की आशंका, यहां यह गहराई जा रही है कि अचानक गंडक नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते नेपाल में भारी मात्रा में भारी तबाही देखने को मिलती है। अब आपको हम ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखा रहे हैं, चीन स्थित इमिग्रेशन ऑफिस का सीसीटीवी। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। पुलकित तिवारी कानपुर से जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर शुक्ला सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पुलकित मैं आपके पास आऊंगी। देखिए कल जिस तरीके से नेपाल में आपदा देखने को मिली है, बाढ़ का कहर देखने को मिला है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब उसके बाद यूपी और बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि संभावना जताई जा रही है आने वाले समय में जल स्तर बढ़ सकता है नदियों का। कैसी स्थिति कानपुर में इस समय देखने को मिल रही है? पुलकित आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कानपुर में कई इलाके देखिए ऐसे हैं कि जब जब बरसात आती है तो उन इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन हम आपको बताएं कि इस समय कानपुर में जो गंगा का जल स्तर है वो चेतावनी बिंदु से महज 20 सेंटीमीटर दूर रह गया है। ऐसे में सिंचाई विभाग हो या फिर जिला प्रशासन हो, ये सभी ने कमर कस ली है और आसपास के गांवों को भी इन लोगों ने अलर्ट करना शुरू कर दिया है। जगह जगह जाकर के लोगों को बताया जा रहा है कि अगर बाढ़ आती है तो उससे निपटने के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई है। इसके अलावा गोताखोरों की तैनाती की गई है और कई नावों की अलग से नावें ला करके यहाँ पर तैनात की गई हैं, ताकि जो जब बाढ़ आए तो उससे कायदे से निपटा जा सके। और आसपास के जो गांव हैं उन लोगों को बताया गया है कि आप लोगों के रहने की व्यवस्था कहाँ की जा रही है, कैसे की जा रही है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ से पलायन करना है। अगर बाई चांस रात में पानी तेजी के साथ अगर बढ़ता है तो उससे भी निपटने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है, गांव-गांव निगरानी की जा रही है, कहां तक पानी पहुंचने की जहां तक पानी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है वहां तक के पूरी तैयारियां जिला प्रशासन ने फिलहाल कर ली है। हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये पांडव नदी है और जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और पूरा इलाका इस समय ये पानी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि जो घर बने हैं उसके अंदर तक ये पानी पहुंच चुका है। आसपास के जो प्लाट बने थे, जो खाली प्लॉट थे और जो घर बने हुए थे, उन सभी में पानी पहुंच चुका है। तो आप यहाँ की स्थिति देख करके मतलब अंदाजा लगा सकती है कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति लगातार बनी हुई है और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है, जो जिला प्रशासन है, सिंचाई विभाग है, ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चेतावनी बिंदु है उससे भी अभी 20 सेंटीमीटर गंगा दूर है। फिलहाल खतरे के निशान से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर गंगा दूर है। तो ऐसी स्थिति में अभी जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपनी तैयारी कर रहा है और देखने वाली बात तो अब ये होगी कि ट्विंकल की जिस तरीके से जिला प्रशासन ने जो दावे किए हैं कि अभी जिस बाढ़ से निपटने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है, ग्रामीणों से भी उन्होंने यही बात कही है कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो चेतावनी बिंदु से गंगा 20 सेंटीमीटर दूर बताई जा रही है, उसमें
वो कब तक चेतावनी बिंदु तक पहुंचेगी। लेकिन आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जगह पहाड़ों पर बरसात हो रही है, जगह जगह बरसात हो रही है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि पिछले 2 से 3 आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर यहाँ पर जो गंगा है वो चेतावनी बिंदु को पार कर जाएंगी। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन ने पूरी टीम को वहां पर लगा दिया है। जो लगभग कटरी के 10 से 15 ऐसे गांव हैं जहां पर पानी सबसे पहले पहुंचता है। तो ऐसे गांवों में लगातार ड्रोन से निगरानी की जा रही है और वहां के जो ग्राम प्रधान हैं और जो आसपास के लोग हैं, जो वैसे लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में रहते हैं, उन सभी लोगों से जाकर के बातचीत की जा रही है। और आपको एक चीज बताएं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने दावा किया है कि सभी को रुकवाने की एक जगह व्यवस्था कर दी गई है, कहीं रैन बसेरे में रुकवाने की व्यवस्था की गई है, तो कई स्कूलों से भी बातचीत की गई है, जो सरकारी स्कूल है, जो प्राइवेट स्कूल है, उन सभी से बातचीत की गई है। और जो कटनी के गांव के रहने वाले लोग थे, जो गंगा जो स्कूल जो वहां के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते थे, नाव से जाते थे, फिलहाल उनको रोक दिया गया है कि नाव से कोई भी सफर नहीं करेगा, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो करीब 14 किलोमीटर दूर से होकर जाता है, इसलिए लोग नाव का सहारा लेते हैं। तो लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुकी है। जैसे ही अलर्ट जारी किया गया है तो प्रशासन भी अब एक्टिव मोड पर आ रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रही है। श्याम सुंदर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, सिद्धार्थनगर में भी अब अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी, क्योंकि जल स्तर धीरे धीरे नदियों का बढ़ रहा है। तो निचले इलाकों में क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है प्रशासन की? इलाका होने के नाते बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। और जब नेपाल में जिस तरीके से त्रास देखने को मिली है, तो सिद्धार्थनगर में भी कहीं ना कहीं जो जनपद है नेपाल से सटा होने के बाद भी यहाँ का खतरा काफी बना हुआ है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से निगरानी बनाकर रखा हुआ है। लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं उनकी भी लापरवाही देखने को मिलती है। जो बाढ़ कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उसमें 9:30 बजे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचता, गार्ड ही फोन उठाता है। जो 24 घंटे की दावा करती है जिला प्रशासन कि यहाँ पर लोग मिलेंगे, उनसे जो उनको दिक्कतें होंगी उस संबंध में जानकारी देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं 9:30 बजे तक कोई अधिकारी वहां नहीं पहुंचता है। गार्ड ही 24 घंटे वाली फोन जो है वो रिसीव करता है। और जब इसकी जानकारी जिला सूचना अधिकारी संतोष द्विवेदी से जानकारी लिया जाता है तो उनको भी इसकी जानकारी में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरह से निगाहें बनाकर रखा हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिला प्रशासन को यह निर्देश दिए हैं जो नेपाल से सटे जिले हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल में त्रासदी के बाद जिले में पूरी तरह से निगरानी बनी रहे, कि जिससे कहीं ना कहीं बाढ़ का खतरा जब जहां पर ज्यादा बनती है तो वहां पर लोगों को सुरक्षित किया जाए, रेस्क्यू किया जाए और पूरी निगाहें बनाकर रखी जाए। जी बिल्कुल शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से कल नेपाल में त्राहिमाम मचा एक भारी तबाही देखने को मिली है, वो भी अचानक आई एक बाढ़ से। अब भारत ने भी मदद का हाथ नेपाल के लिए आगे बढ़ा दिया है। बड़ी मात्रा में राहत सामग्री भारत द्वारा नेपाल भेजी गई है। कुछ हुआ है वो किसी प्रलय से कम नहीं है। जिस तरीके से देखा आपने कि सुबह कल 8:17 पे भूकंप आता है और भूकंप आने के बाद ही ये भूस्खलन होने के बाद और जो वहाँ की ग्लेशियर्स है उसके वहाँ पे नदी में आ जाने के बाद जो ये बाढ़ की जो स्थिति होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ जो छोटे मकान बने हुए थे और जो बड़े मकान, जो विशाल मकान भी थे, उसके ऊपर से जो पानी गुजर के निकल जाता है, जिसके बाद से जितने भी वहाँ के घर है, जो लोकल पीपल्स हैं और जो वहाँ के जो मेजर वहाँ पे लोग रह रहे हैं अस्थायी रूप से, वो भी इस बाढ़ में डूब जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें 850 से करीब ऊपर लोग जो है वो भी फिलहाल लापता है। उनकी तलाशी अभियान चल रही है। वहाँ पे एसडीआरएफ टीम मौजूद है, साथ ही और जो यहाँ पे मरने वाले लोगों की जो आंकड़े हैं फिलहाल अभी 100 से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, भी आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मरने वाले जो लोग हैं और जो लापता लोग हैं उसमें कुछ सेना और कुछ कर्मचारी भी मौजूद है। साथ ही सरकार की ओर से पूरी तरीके से कदम उठाया जा रहा है, पहल उठाया जा रहा है। 12 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं। खाने पीने की सामग्री ये समय समय पर दी जा रही है, उनको पहुंचाई जा रही है, जो वहाँ पे रेस्क्यू करके जिन लोगों को लेके आया गया है। और फिलहाल जो लापता है उनकी तलाशी अभियान भी चल रही है। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है कि अगर कोई किसी का परिजन अगर देश से बाहर है, कहीं भी है, तो उससे वो कांटेक्ट कर पाए। साथ ही सीएम मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की है और राहत कोष की जो मदद की जो ये राशि की बात है वो भी बात हुई है। और साथ ही जो और भी जो मदद की जा रही है वो भी साथ ही सहायता की जाएगी वहाँ के लोगों को। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो अगले कुछ दिनों तक वैसा ही बने रहने की अनुमति है। और साथ ही जितने भी वहाँ पे रेस्क्यू करके लोग
अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हैं, उनको सेफ तरीन प्लेस पे ले जाया जा रहा है। साथ ही और भी लोगों से अपील की जा रही है कि वो भी सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल शिवानी, लगातार जिस तरीके से आंकड़े, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो लापता हुए हैं लोग उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। वहीं नेपाल सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस मौत के आंकड़े में शिवानी कई भारतीय लोग भी हैं, बताए जा रहे हैं कई लोगों की मौत हुई है जो भारतीय हैं, कई लोग लापता हैं। बिल्कुल, जो एकदम 135 करीब जो भारतीय हैं वो इसमें शामिल है मरने वाले लोगों के आंकड़े में। लेकिन फिलहाल अभी इसकी जांच चल रही है कि कौन किस चार्जेस है, अभी इस पे पूरी तरीके से अभी जांच चल रही है। ट्विंकल, और मैं आपको बता दूं कि अभी जो तलाशी अभियान है, अभी जो डॉग स्क्वाड है और जो बाकी जो टीम है वहाँ पे तैनात है। हालांकि कुछ घंटों में कुछ भी पता चल ही जाएगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है और उसको उसके उनकी जो डेड बॉडीज वगैरह है उनको सौंप दी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और साथ ही जो चीन का दूतावास है जो वहाँ पे वो भी लगातार कॉन्टेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो ये सीमा था, इस सीमा पर जो जहाँ के जो लोग थे भारतीय जो उसमें ज्यादा मौत हुई है, वो मानसरोवर कैलाश यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। उनपे ही सबसे ज्यादा ये जो कहर का पहाड़ बोले हम या प्रलय बोले, वो टूट पड़ा है। बिल्कुल पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया है और आने वाले समय के लिए अलर्ट पर रहने के लिए दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलकित, आपको आवाज आ रही है? श्याम सुंदर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, लगातार प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। जो निचले इलाके में लोग मौजूद हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और जो नदियां हैं जिनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग नदियों के आसपास, घाटों के आसपास ना जाएं। किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम आपको मौके पर दिखाई दे रही है, किस तरीके से अलर्ट दिखाई दे रहा है आपको? सिद्धार्थनगर की बात कर लें तो सिद्धार्थनगर में बरसात के समय से पहले ही एनडीआरएफ का मार्क ड्रिल कराया जाता है। लोगों को इसकी जानकारी दी जाती है कि जब अभी स्थिति ऐसी हो तो कहीं ना कहीं लोग, ग्रामीण जो है, अपने आप को कैसे बचाव करें या कोई परिस्थिति बिगड़े तो किस तरीके से बचाव करें। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो सिद्धार्थनगर की बात करनी जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद है और जहां भी निचले इलाकों में जलस्तर की बढ़ने की संभावना है वहां पर पूरी तरह से वो तैयार है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थनगर में देखा जा रहा है कि अभी सभी नदियां कहीं ना कहीं जो खतरे से बिंदु से कहीं ना कहीं 3 से 4 सेंटीमीटर जो है अभी नीचे ही है, तो इससे कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर के लिए राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में देखी गई है कि कल ही त्रासदी में कई लोगों की जाने गई है और जिस तरीके से जनपद नेपाल से सटा होने के नाते कहीं ना कहीं अलर्ट मूड पर ज्यादातर हो जाता है, क्योंकि जो सिद्धार्थनगर का कुछ इलाका है, जैसे सिद्धार्थनगर के नौगढ़ इलाके में और सौरभगढ़ इलाके में कहीं ना कहीं ये बाढ़ का खतरा हमेशा, जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिले को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा और खास तौर से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर को रहने के लिए कहा गया, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रही है। जी बिल्कुल पुलकित, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब केंद्र सरकार भी राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है, उनको दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है और लगातार सीएम योगी भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जान माल की कोई गुंजाइश ना रहे आने वाले समय में, क्योंकि बाढ़ का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है नदियों का, तो उसको लेकर लगातार योगी सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार है वो लगातार जहां पर जो इलाके, निचले इलाके हैं उनको लेकर के वहां के जिला प्रशासन से भी उन लोगों को बात कर रहे हैं। रोज की जो गंगा का जो जल स्तर है रोज का रिकॉर्ड भेजा जा रहा है और उनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि आसपास के जो गांव हैं उनमें बाढ़ आए उससे पहले ही आप पूरी तरीके से तैयारी कर लें कि कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे क्या करना है, इन सब की तैयारियां पहले से ही कर ले। हालांकि कानपुर में ये सब तैयारियां पहले से ही नजर आ रही हैं, क्योंकि जितने भी बाढ़ क्षेत्र के जो डूब क्षेत्र आते हैं, जितने भी, वहां पर जिला प्रशासन की टीम लगातार रोज जा रही है, वहां लोगों से बातचीत कर रही है। वही सिंचाई विभाग जो है वो लगातार गंगा के जल स्तर पर निगरानी बनाए हुए है, 1-1 सेंटीमीटर की निगरानी कर रहा है, किस कब चेतावनी बिंदु पार करेगा, कितना पानी नरौना से छोड़ा जा रहा है, कितना पानी पहाड़ों की तरफ जा रहा है,
इन सभी को लेकर के सिंचाई विभाग हो या जिला प्रशासन हो, ये पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए है। लेकिन आपको बताएं कि टिंकल जो जिस तरीके से बाढ़ के निर्देश मिल रहे हैं कि लगातार पानी घटने की वजह बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है। जिला प्रशासन के लिए भी है चिंता का विषय, जो आसपास के गांव हैं वो भी चिंता का विषय है। और कानपुर गंगा के किनारे का इलाका है, तो यहाँ पर करीब 25 से 30 गांव ऐसे हैं जो कि गंगा में जब बाढ़ आती है तो वो सभी गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। कानपुर के अलावा अगर हम शुक्लागंज क्षेत्र की बात करें, बगल के जिले की, तो वहां पर भी 30 से 35 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। फिलहाल अभी बता दें, शुक्लागंज में 15 से 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहां के लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ गया है और वहां भी राहत का कार्य चालू हो चुका है जिला प्रशासन की ओर से। उसको ध्यान में रखते हुए कानपुर से लेकर के और उन्नाव शुक्लागंज तक कई नावें तैनात की गई हैं, कई चौकियां बनाई गई हैं। जो डूब क्षेत्र के आसपास चौकियां बनाई गई हैं वो निगरानी कर रही हैं। पानी का कहां से छोड़ा जा रहा है, कहां तक पानी पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये सभी एक एक बिंदु की यहाँ पर निगरानी हो रही है। रोज डेटा तैयार किया जा रहा है, रोज रिकॉर्ड तैयार करके भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में सरकार है, लगातार सारी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिवानी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं स्थिति पर। जो भारतीय अभी भी नेपाल में हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित स्थानों पर रहें और बड़ी संख्या में यहाँ पर राहत सामग्री पहुंचाई गई है नेपाल को, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नेपाल सरकार को और वहां के लोगों को ना हो। लगातार मदद का हाथ भारत की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। मैंने आपको बताया, और जिस तरीके से जो मदद की जा रही है भारत की ओर से, वो पूरी तरीके संपूर्ण रूप से की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने ट्वीट भी किया है और मैं आपको बता दूं कि सरकार जिस तरीके से हर संभव मदद कर रही है, तो हालांकि अब देखना ये होगा कि इस प्रलय से हम कब तक कितना समय और लगेगा हमें निपटने के लिए। लेकिन जिस तरीके से भारत नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है इस स्थिति में भी, तो ऐसा लग रहा है कि हालांकि अब जिस तरीके से जो स्थिति है वो कंट्रोल में आ सकती है। ट्विंकल, जिस तरीके से लगातार जो बैठकें चल रही हैं, अमित शाह और वित्त मंत्री हो गए और पीएम मोदी जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री मोदी से बात किए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सहायता दी जा रही है ताकि वहां पे हर जनता को, हर नागरिक को वहां पे जो प्रलय से जूझ रहा है और जो रेस्क्यू करके वहां पर पहुंच चुका है, महफूज हो चुका है, उसको हर संभव मदद मिल सके, वो अपने परिजन के पास पहुंच सके। ट्विंकल, बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है शिवानी, और लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है, जिस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई है, मौत का आंकड़ा यहां बढ़ सकता है। अभी 160 के ऊपर मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है और वहीं 800 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, भारतीय भी मौजूद हैं और कई विदेशी पर्यटक मौजूद हैं। लगातार जमीनी स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, आपको हम सुनवाते हैं। नेपाल में जो यह विचित्र त्रासदी देवी योग के कारण आई, हमने जैसे ही अभी भारत आए और हमने देखा, हृदय हमारा छन्नी छन्नी हो गया। उस स्थिति को देखकर भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में हम बैठकर प्रार्थना कर रहे, हनुमान दादा सबकी रक्षा करें। और पूरे नेपाल के बागेश्वर धाम मंडल से हमारी प्रार्थना है कि आप तुरंत सेवा कार्य में लग जाएं। बागेश्वर धाम से भी कुछ लोग सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। आप चिंता मत करो, परिस्थितियां तो भगवान योग के कारण विचित्र हुई हैं। जो बाढ़ आई, हजारों घर बेघर हो गए, कईयों के घर पर कई घर के सदस्य बह गए। वह बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सबको सबल दें, संबल दें। चलिए, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।